तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 160 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रेफरी चैंग जिडियान को दिखाया जाता है जो सभी से बोलते हैं टेंपल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और मैं पहली फाइट को अनाउंस करने वाला हूँ। पूरी ऑडियंस जैसे बात सुनते वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में टोटल 6 टेंपल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से एक डीमन हंट स्क्वाड भी है और हर टेंपल से 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी टोटल 216 लोग प्लस डीमन हंट स्क्वाड के 10 लोग यानी 226 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जिनमें से जो मैच चलेगा वो लमसम 1 से 10 या 112 राउंड चलेगा। तो चलो पहली फाइट्स की अनाउंसमेंट करते हैं। तो लॉन्ग हाउचन के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपना गला वाला चटका लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहली फाइट्स लॉन्ग हाउचन की टीम के एक मेंबर पर गिरती है। तो लॉन्ग हाउचन की टीम का वो मेंबर तुरंत ग्रुप से बाहर निकलता और रीना की तरफ चला जाता है। बंदे का अपोनेंट एक एसासियन टेंपल का एक लेवल 8 का काफी ज्यादा पावरफुल एसासियन होता है जो एरिना में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। एसासियन को देखकर जितनी भी ऑडियंस होती है वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक लेवल 8 का काफी ज्यादा पावरफुल एसासियन है, मैं भी उस डीमन हंट स्क्वाड के मेंबर को देखना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पर ये बंदा होता है यांग वेंग झाऊ। यांग वेंग झाऊ काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। वेंग झाऊ और उसका अपोनेंट दोनों ही लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। तो वहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वह कहते हैं तो चलो फाइट को स्टार्ट करो। और इस कंपटीशन का एक और नियम है कि तुम अपने अपोनेंट को बहुत ही ज्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। इसी के साथ जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो सिक्योरिटी फॉर्मेशन को लगवा देते हैं जिससे जो ऑडियंस बैठी है उस पर कुछ असर ना पड़े। फिर यहाँ पर वो जो एसासियन होता है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ सीधे यांग वेंग झाऊ के पीछे आ जाता है और कहता है बच्चे अब तुम मेरे अटैक को संभाल। इसी के साथ वो एक टेक्निक का यूज करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स का निर्माण कर लेता है और उन क्लोन्स के साथ सीधे ही वो यांग वेंग झाऊ पर अटैक करता है। लेकिन यांग वेंग झाऊ काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्लैश मारता है। यह शॉर्ट स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जितने भी क्लोन्स बने होते हैं उस असैसिन के एक ही झटके में नष्ट हो जाते हैं और असैसिन भी पीछे घसटता हुआ जाता है। यांग वेंग झाऊ भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है अपनी बॉडी से। यांग वेंग झाऊ की पावर्स को देखकर वहां पर वो असैसिन भी काफी ज्यादा हिल जाता है, पर फिर वो एसासियन अपने आप को संभालकर यांग वेंग झाऊ पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एसासियन एक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था लेकिन वहां पर यांग वेंग झाऊ उस पर पीछे से अटैक करता है लेकिन एसासियन गायब हो जाता है। वहां पर जो यांग वेंग झाऊ होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अचानक से यांग वेंग झाऊ नोटिस करता है कि उसके आसपास एक अजीब सी फॉर्मेशन बनी है और उस फॉर्मेशन से कुछ रस्सियां निकलकर सीधे यांग वेंग झाऊ को कैद कर लेती हैं। वहां पर वो एसासियन फिर से ही एक रस्सियों वाली कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधे ही यांग वेंग झाऊ को एक अजीब से गोले में कैद कर लेता है और उस पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। वहां पर वो एसासियन बोलता है लगता है तुम अभी भी टिके हुए हो, मैं भी एक लेवल 8 का कल्टीवेटर हूँ और तुम भी एक लेवल 8 के कल्टीवेटर हो, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और एक्सपीरियंस वाले बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी के साथ वो जो एसासियन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर्स को अनलिस्ट करता है जिसकी वजह से उस एसासियन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो जो एसासियन होता है वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए आसमान में बहुत सारे चाकुओं को ऐसे नुकीले तैयार कर सीधे यांग वेंग झाऊ पर अटैक कर देता है। यांग वेंग झाऊ तुरंत उस गोले के अंदर था जिसके एसासियन ने कैद किया था ना। यांग वेंग झाऊ अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और एक पावरफुल शॉर्ट स्लैश मारता है। देख रहे हैं पूरा वो जो गोला कैद था वो भी टूट जाता है। यांग वेंग झाऊ बोलता है रुको अब मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर दिखाता हूं और यांग वेंग झाऊ भी अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर्स को अनलिस्ट करता है जिसके कारण यांग वेंग झाऊ की भी पावर्स काफी ज्यादा भयानक गति से बढ़ जाती हैं। इसी के साथ वहां पर जो यांग वेंग झाऊ होता है वो एसासियन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो एसासियन होता है वो जाकर पीछे धाम दे टकराता है। यांग वेंग झाऊ का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एसासियन सीधे ही एलिमिनेट हो जाता है और हार मान लेता है। वहां पर जो यांग वेंग झाऊ होता है वो एसासियन की तरफ देखकर चलो इसका हो ही गया। और यहाँ पर जो यांग वेंग झाऊ के दादाजी होते हैं वो यांग वेंग झाऊ को इतना ज्यादा टैलेंटेड और इतनी कम उम्र में लेवल 8 के पीक पर पहुंचता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें भी अपने पोते पर काफी ज्यादा गर्व होता है।
इधर हमें लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो यांग वेंग साओ को फाइट्स जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गाइस हमें ली सैंगसी को दिखाया जाता है, वो भी लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स की पावर को देखकर एकदम हिले हुए थे और कहते हैं आखिर ये लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर इधर यांग वेंग साओ को विनर घोषित कर दिया जाता है। यही बात रेफरी चैंग जिडियान भी बोलते हैं और रेफरी चैंग जिडियान बोलते हैं जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो डेमन ऑफ लाइट, गाइस लॉन्ग हाउचेन की टीम का नाम होता है तो मैं लॉन्ग हाउचेन का टीम ही बोल रहा हूँ, डेमन ऑफ लाइट है और एक स्पिरिचुअल टेंपल के समनर के बीच में होने वाली है। और लॉन्ग हाउचेन की टीम से इस जो मेंबर आया था वो होता है सीमा सियान, जो एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है और कहता है आ चुका है टकला। सीमा सियान के टकले फॉलोअर जैसे ही सीमा सियान को देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लीडर लीडर आप देख रही हैं सीमा सियान वापस आ चुका है। और वो लोग तो एकदम खुशी हो जाते हैं, मतलब उन टकले का ग्रुप एकदम पागल हो जाता है, इस दुनिया के दो टकले काफी ज्यादा खतरनाक ही हैं। वो लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं बॉस आप वापस आ चुके हो, हम और भी ज्यादा टकलों का ग्रुप बनाएंगे। और वो लोग सीमा सियान को काफी ज्यादा चीयर अप करने लगते हैं। सीमा सियान की गर्लफ्रेंड जो होती है वो भी सीमा सियान को वापस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और गाइस ये सारे लोग इतने ज्यादा खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि डेमन गॉड एम्परर ने ही अनाउंसमेंट करवा दिया था कि लॉन्ग हाउचेन मर चुका है और लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स 4 सालों तक गायब होते हैं। फिर हमें सीमा सियान के अपोनेंट के बारे में पता चलता है जो स्पिरिचुअल टेंपल का एक लेवल 8 का काफी ज्यादा टैलेंटेड समनर होता है और वो भी अरीना में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है। वो भी सीमा सियान की पावर को महसूस कर लेता है और एकदम जान जाता है कि भाई नॉर्मल समनिंग से काम नहीं चलेगा। वहां पर जो रेफरी भी होती है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो समनर होता है वो तुरंत अपनी समनिंग को स्टार्ट कर देता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल समनिंग करता है जिसकी वजह से एक गेट जमीन को चीरता हुआ बाहर निकलता है। तो चैनिंगर तुरंत इस टेक्निक को पहचान जाती है और कहती है ये तो हेल गेट समनिंग है जो स्पिरिचुअल टेंपल का एक काफी ज्यादा पावरफुल समनिंग गेट है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लेवल 9 का बीस्ट बाहर निकलता है। तो फिर हमें उस लेवल 9 के बीस्ट को दिखाया जाता है जो हेल गेट से बाहर आया होता है जिसका नाम होता है डेविल फायर टाइगर। और इसी के साथ वो जो बड़ा सा टाइगर नियर बीस्ट होता है वो सीमा सियान की तरफ दहाड़ मारता है, पूरा एकदम अरीना ही कांप जाता है और जो बीस्ट होता है वो सीमा सियान पर अटैक करने के लिए सीधे सीमा सियान की तरफ बढ़ जाता है। सीमा सियान भी काफी ज्यादा चिल्लाता और कहता आ जाओ अभी तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। सीमा सियान भी अपनी पावर को अनलिश करता है। वो जो बीस्ट होता है लेवल 9 का वो सीमा सियान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल छलांग मारता है और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जैसे उसका अटैक टकराता है काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और एकदम धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर किसी को भी आइडिया नहीं लगता कि भाई क्या हुआ है, चारों तरफ धुआं फैला होता है। एकदम ऑडियंस एकदम ताकी रही थी कि भाई सीमा सियान को क्या हुआ, कहीं टपक तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही धुआं होता है सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सीमा सियान ने उस बीस्ट के अटैक को अपनी एक उंगली से रोक लिया होता है जिसे देखकर सबके सब हिले हुए थे। यहाँ तक कि ये जो समनर होता है वो भी सीमा सियान की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर हिल जाता और कहता है ये कैसे हो सकता है। सीमा सियान काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे उस लेवल 9 के बीस्ट पर मारता है जिसकी वजह से वो बीस्ट हवा में उड़ते हुए जाकर सीधे फॉर्मेशन से टकराता है। सीमा सियान बोलता है अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तक मैंने अपनी असली पावर तुम लोग को दिखाई नहीं। इसी के साथ जो सीमा सियान होता है वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करते हुए सीधे सलमान भाई बन जाता है और सीधे ही अपनी बॉडी से अपने सारे कपड़े को फाड़ उड़ लेता है। और इसी के साथ जो सीमा सियान होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक गति से उस बिस्ट के पास पहुंच जाता है और उस बिस्ट को एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच दे मारता है जिसकी वजह से उस जो बिस्ट था वो आसमान में उड़ता जाता है। साथ ही साथ उस बिस्ट का जो ऐसे सींग था वो भी टूट जाता है और वह सींग भी जमीन की तरफ गिरने लगता है। यहाँ पर सीमा सियान उसी सींग को पकड़ लेता है और उस बिस्ट की तरफ उड़ता है और फिर धड़ाम दे मारता है जिसकी वजह से ना जो बिस्ट होता है उस पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लगता है और बिस्ट का एकदम टाई हो जाता है, मतलब वो बिस्ट हार जाता है और वो जो समनर था बिस्ट के साथ वो भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि बिस्ट के साथ वो भी कनेक्टेड था ना, तो सीमा सियान का अटैक उस पर भी प्रभाव डाला होता है। तो फिर सीमा सियान कहता है देखिए मेरी पावर। वहाँ पर वो जो समनर होता है वो भाई सीमा सियान की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है जिसके कारण वो तुरंत हार को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर जो सीमा सियान की गर्लफ्रेंड होती है वो तो जोर से चिल्लाती है सीमा सियान बाबू तुम कैसी हो। तो गाइस सीमा सियान की गर्लफ्रेंड का नाम फैनिंगर होता है। तो वहाँ पर आसपास के उसके दोस्त भी कहते हैं अरे भाई शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, इतना जोर से मत चिल्लाओ, यह टेंपल गैदरिंग कंपटीशन है, तुम लोग का कोई
चलो कोई ना, चुपचाप आराम से बैठ जाओ। तो वहाँ पर जो फैनिंगर होती है वो भी चुपचाप बैठ जाती है। फिर यहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो सीमा सियान को विजेता घोषित कर देते हैं और नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ पर जो नेक्स्ट फाइट होती है वो लॉन्ग हाउचन की टीम के एक मेंबर पर गिरते हैं। तो वो मेंबर भी तुरंत अरीना में एंटर करता है। और गाइस ये बंदा होता है लिंग शुआन, जो अरीना में काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री मारता है, एकदम गुलाब की पंखुड़ी उंखुड़ी चारों तरफ फैला देता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा कूल एंट्री मारता है ना कि जो आसपास की सारी ऑडियंस की लड़कियाँ होती हैं वो तो बेहोश होने लगती हैं कि बाबू इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का। और पता नहीं इन लोग को हैंडसम किस एंगल से लग रहा है, भाई मुझे यहाँ पर छपरी लगता है। तो यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वह कहता हाँ मेरा नाम है लिंग शुआन है और मैं एक लेवल 9 का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हूँ, आ जाओ मेरे अपोनेंट है। तो उसका जो अपोनेंट होता है वो एक नाइट टेम्पल का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नाइट होता है। तो गाइस यहाँ पर जो लिंग शुआन का अपोनेंट होता है वो भी अपनी पावर्स को शो करता है। तो गाइस यहाँ पर हमें लिंग शुआन की पिछली गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। गाइस ये तानवान होती है। गाइस ये तानवान ली शैंक्सी की डिसाइपल, और तानवान की भी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप मेरी नॉवेल्स को देखते हैं तो आपको तानवान के बारे में आइडिया होगा। पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन थी गाइस, बट गाइस यही तानवान है। लिंग शुआन अपने अपोनेंट से बोलता है आजा भाई अटैक कर मुझ पर। इसी के साथ नाइट भी लिंग शुआन पर अटैक करता है। लिंग शुआन भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए कई सारी बीम्स शूट करता है, लेकिन वो नाइट डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। तो लिंग शुआन बोलता है अच्छा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बस टेलर है। इसी के साथ लिंग शुआन बहुत सारी बीम्स को धड़ाधड़ शूट करने लगता है। और गाइस ये सारी ब्लू फ्लेम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो नाइट भी तुरंत अपने सामने शील्ड बनाता है और लिंग शुआन के अटैक को रोकने लगता है। जो लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो भी लिंग शुआन को जिंदा देखकर साथ ही साथ लिंग शुआन की इन ब्लू फ्लेम्स की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुके होते हैं। इधर हमें इस नाइट को दिखाया जाता है जो लिंग शुआन के अटैक्स को रोकते हुए कहता है भाई इस बंदे का ये जो ब्लू फ्लेम वाला अटैक है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बंदे को इस टेक्निक को परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को खोना पड़ा होगा और जल्दी इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और फिर मैं उसी मौके का फ़ायदा उठाकर इस पर अटैक करूंगा, तब तक मुझे रुकना होगा। यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वह कहता है अच्छा तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो भाई, आगे वाली टेक्निक्स तो बचो। इसी के साथ जो लिंग शुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक फायर वाली टेक्निक का यूज़ करता है और इसकी वजह से वहाँ पर आग से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर फिनिक्स तैयार होती है। जो फायर फिनिक्स होते हैं वो फिनिक्स की दहाड़ मारती है और सीधे ही काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिस्ट करते हुए उससे नाइट अपोनेंट की तरफ बढ़ने लगती है। नाइट अपोनेंट जब उसकी तरफ फिनिक्स बढ़ रही होती है उसे ऐसा फील होता है कि अगर ये फिनिक्स उसे टकरा जाएगी तो भाई उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है ना कि तुरंत वो हार को स्वीकार कर लेता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो जैसे उसकी हार शब्द को सुनता है वह तुरंत फिनिक्स को हटा देता है और आसमान में भेज देता है, जिससे आसमान में काफी ज्यादा बड़ा से पटाखा वटाखा फूटने लगता है। और यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो इन्हीं पटाखों से आसमान में दिल बनाता है और उसके अंदर लिखता है आई लव यू लिनशिन, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर सीधे प्रपोज मार देता है। जो लिनशिन होती है वो जैसे इसे देखती है उसे थोड़ा सा खुशी भी महसूस होती है, लेकिन भाई ये टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन था, ऐसे भीड़ भड़क कम है, इतने ज़्यादा बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग के सामने करोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। इसलिए यहाँ पर लिंगशिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो अपने आप को शांत करती है। इधर जो लिंग शुआन होता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। ऑडियंस भी कहती है भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब था, इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में अपनी बंदी को प्रपोज मार रहा है। फिर थोड़ा सा फाइट में इंटरवल दिया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइट शॉट्स होनी थी और जो नॉर्मल फाइट्स थी वो चलने उलने लगती हैं। और फिर कुछ फाइट्स के बाद यहाँ पर फिर से ही लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स तो तबाही मचाए जा रहे होते हैं। मतलब जितने भी लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स आए होते हैं वो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सभी के सभी जीतते हैं। जैसे यहाँ पर चैनिंगर भी आई थी, हान्यू भी आया था और यहाँ पर जैसे वांग युवान कुछ फाइट्स हुई थी और ये सारे ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि ये सारे लेवल 9 के काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कल्टीवेटर बन चुके हैं। अब केवल 2 ही लॉन्ग हाउचन की टीम के मेंबर्स नहीं आए थे, एक तो था लॉन्ग हाउचन, दूसरा थी सायर। तो फिर गए जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो नेक्स्ट फाइट के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। ये फाइट होने वाली थी सायर और असैसिन टेम्पल के फर्स्ट एल्डर झूस सेंग के बीच में। और गाइस जो सायर होती है वो एरिना में काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री मारती है अपने कटाटा उनाटना के साथ और वो अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर को अनलिस्ट करती है।
तो फिर यहाँ पर जो असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर ज़ू सैंग होते हैं वो भी एरिना में एंटर करते हैं। और गाइस यही बंदा असैसिन टेंपल का फर्स्ट एल्डर ज़ू सैंग है। तो सीधे सार की तरफ देख कर कहता है मैंने असैसिन टेंपल में देखा था। और असैसिन टेंपल ने गाइस सार ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक एंट्री नहीं दिखाई थी। ज़ू सैंग बोलता है कि अगर तुम मुझे हरा देती हो सायर तो मैं तुम्हें असैसिन टेंपल की तरफ से लीडर स्वीकार कर लूँगा और मैं हमेशा ही तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। बट इतनी ज़्यादा मेरी फाइट आसान नहीं होने वाली है। इसी के साथ जो ज़ू सैंग होता है वो अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अनलिश करते हुए सीधे सायर के साथ फाइट करने लगता है। सायर और ज़ू सैंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल होती है। और गाइस असैसिन टेंपल का ज़ू सैंग ये बंदा असैसिन टेंपल के लीडर से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, लेकिन सायर इस बंदे को एकदम टक्कर दे रही होती है। तो ज़ू सैंग भी एकदम पगला जाता है और तुरंत अपनी भयानक पावर को अनलिश करते हुए तुरंत अपनी डोमेन पावर्स का यूज करता है और सायर के आसपास उसकी डोमेन पावर तैयार होने लगती है। और गाइस जब एक कल्टिवेटर 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाता है तब उसके पास डोमेन की पावर होती है जो सच में उस कल्टिवेटर को बहुत ही ज्यादा भयानक बना देती है। तो पूरी ऑडियंस भी कहती है वाह, आज हमें यहाँ पर पहली बार डोमेन पावर देखने को मिला है। पहला बैटल जिसमें डोमेन देखने को मिलेगा काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जो असैसिन टेंपल के लीडर होते हैं उन्हें ज़ू सैंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर ज़ू सैंग ने अपनी डोमेन टेक्निक की सबसे ज्यादा खतरनाक पावर पर सायर पर यूज किया था, जिससे उन्हें थोड़ी सी सायर की चिंता भी होने लगती है और ज़ू सैंग पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। फिर इधर हमें ज़ू सैंग की उस डोमेन टेक्निक को दिखाया जाता है। सच में वो डोमेन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। बहुत सारी नुकीले चीज़ें सीधे सायर पर शूट होती है, लेकिन सायर थोड़ा सा भी नहीं डरती और अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करती है। इस बार जो सायर की भयानक पावर होती है भाई, सारे अटैक्स को बहुत ही इसलिए डॉज कर जाती है और असैसिन टेंपल का ज़ू सैंग भी पीछे चला जाता है। सायर की इस अजीब सी पावर को देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। यहाँ पर जो सायर होती है वह कहती है आपको अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करना चाहिए। तो ज़ू सैंग बोलता है तो ठीक है। वो अपनी डोमेन को मैक्स लेवल पर पुश कर देता है जिसकी वजह से सारे डोमेन से सीधे जाकर असैसिन टेंपल के उस ज़ू सैंग के आसपास घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पूरा अरीना ही कांपने लगता है। आसपास जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें टूटने फूटने लगती हैं, एकदम एकदम हिलने उलने लगती है। तो सायर भी यहाँ पर अपनी डोमेन पावर को अनलिश करती है और जैसे सायर की डोमेन पावर सायर की बॉडी से अनलिश होती है आसपास ऐसे ब्लैक कमल, ऐसे गैस कमल वमल दिखाई देने लगते हैं। और इसी के साथ जो सायर होती है वो अपना डोमेन टेक्निक का अटैक करती है। सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। देख रहे हैं इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है ना कि ज़ू सैंग भी इस अटैक को नहीं झेल पाता और जो सायर की डोमेन टेक्निक होती है वह ज़ू सैंग की डोमेन टेक्निक को नष्ट कर देती है। और यहाँ पर ज़ू सैंग भी तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि डोमेन टेक्निक ही एक कल्टिवेटर का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। तो यहाँ पर जो सायर होती है वह ज़ू सैंग से बोलती है कि आप हार को स्वीकार कर लेते हैं। तो ज़ू सैंग भी हार को स्वीकार कर लेता है। तो फिर सायर वहाँ से चली जाती है। पूरी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा हिली हुई थी कि भाई सायर ने असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर ज़ू सैंग को हरा दिया। यहाँ पर ये बात नहीं है कि सायर ने हरा दिया, लेकिन सायर की उम्र ही कितनी है और इस बंदे की पावर सच में 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है। यहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो भी सायर की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिले हुए थे। सायर की एज अभी केवल 20 साल थी और 20 साल की उम्र में एक डोमेन की पावर हासिल करना ये इतिहास में एकदम लिखा जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की उन्होंने भी कभी नहीं देखी हुई थी। यहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वह कहते हैं चलो सायर को विनर घोषित कर देते हैं और फिर नेक्स्ट फाइट के लिए नेम अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वह लॉन्ग हाउचेन, यानी टीम में केवल एक ही बंदा बचा हुआ था। तो ये फाइट होने वाली थी लॉन्ग हाउचेन और वॉरियर टेंपल के हेड, यानी गाइस वॉरियर टेंपल के हेड समझते हैं जो 6 टेंपल्स है उसमें जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो 6 हेड्स ही हैं। तो एक हेड के साथ सामना होने वाला है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। तो यहाँ पर जो ली सैंगसी होते हैं मेज टेंपल के हेड ली सैंगसी, वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते और कहते लॉन्ग हाउचेन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम सच में एक हेड के साथ सामना कर पाते हो। अगर तुम्हारी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि तुम हेड के साथ सामना कर सकते हो तो तुम मेज से भी लड़ने के काबिल हो और तुमसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। लॉन्ग हाउचेन और लॉन्ग हाउचेन के अपोनेंट अरीना में एंटर करते हैं। लॉन्ग हाउचेन के अपोनेंट होते हैं जो होते हैं वॉरियर टेंपल के हेड
और वॉरियर टेम्पल के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर क्विंगोंग हाउ। क्विंगोंग हाउ को वॉरियर टेम्पल में वॉर गॉड से नाम से जाना जाता था। क्विंगोंग हाउ जो होते हैं वो भी अरीना में एंटर करते हैं। यहाँ पर जो क्विंगोंग हाउ होते हैं वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहते हैं, लॉन्ग हाउचन तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मैंने तुम्हारी टीम की भयानक पावर को देखा है। मैं तुम पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूंगा, तो तैयार हो ना लॉन्ग हाउचन। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी क्विंगोंग हाउ से बोलता है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इसी के साथ जो एल्डर क्विंगोंग आते हैं वो अपने भयानक पावर्स को रिलीज करते हैं और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल तलवार का निर्माण करते हैं, क्योंकि इससे इस फाइट्स में ना असली वेपन ले जाना अलाउ नहीं था। इसलिए जो एल्डर क्विंगोंग आते हैं वो स्पिरिचुअल तलवार बनाते हैं। लॉन्ग हाउचन अपनी मुट्ठियों का यूज करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचन लगातार मुक्के पर मुक्के और एल्डर क्विंगोंग हाउ लगातार तलवार पर तलवार मारी और धाम धुड़म धड़म भड़म भड़म फाइट होती है गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर की फाइट के बाद लॉन्ग हाउचन एल्डर क्विंगोंग हाउ को पीछे ढकेल देता है। एल्डर क्विंगोंग हाउ एकदम घसटते घसटते जो एरिना के चारों तरफ फॉर्मेशन नहीं लगी हुई थी उससे जाकर टकरा जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी लॉन्ग हाउचन की पावर देखकर समझ गए थे भाई लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो 2,60,000 से भी ऊपर है, शायद लॉन्ग हाउचन उससे भी पार जा चुका है। इसलिए जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं आपको छोटा मोटा अटैक नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं। उनकी डोमेन का नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन और बड़ी सी स्वॉर्ड आसमान में दिखाई देती है। गाइस स्वॉर्ड काफी ज्यादा भयानक का भार रिलीज कर रही होती है। लॉन्ग हाउचन भी इस स्वॉर्ड की पावर को महसूस करता है। इसमें हल्का फुल्का स्वॉर्ड सोल की भी पावर होती है। एल्डर क्विंगोंग हाउ इतने ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही लॉन्ग हाउचन पर कर देते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी आसमान में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करता है। लॉन्ग हाउचन का स्वॉर्ड उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर से जो आभा निकल रही होती है भाई उसका कहना ही क्या। लॉन्ग हाउचन की वो छोटी सी स्वॉर्ड और एल्डर क्विंगोंग हाउ की वो डोमेन पावर से बनी हुई उनकी बड़ी सी स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। एकदम दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से एकदम पीछे नहीं हट रही होती है। ऑडियंस से देखकर एकदम हिल चुकी होती है। यहाँ तक कि इस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक होता है ना, जो ऑडियंस की सुरक्षा के लिए फॉर्मेशन लगाई गई होती है वो भी बुरी तरह से कांपने लगती है। तो जो फॉर्मेशन को एल्डर संभाल रहे होते हैं वो थोड़ा सा फॉर्मेशन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर्मेशन पर अजीब अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। इसका यह मतलब होता है कि फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचन की छोटी से स्वॉर्ड की पावर को महसूस करते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचन तुम तो सच में काफी ज्यादा जीनियस हो। तुमने अपनी स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड सोल को एक्टिवेट कर लिया है। आपको याद होगा गाइस वॉरियर टेम्पल का जो सबसे ज्यादा जीनियस बंदा माना जाता था, जिनकी स्वॉर्ड को एक बार लॉन्ग हाउचन ने वॉरियर टेम्पल से लिया था, तो उन वॉरियर टेम्पल के लोगों ने बोला था कि हमारे वॉरियर टेम्पल में आ जाओ लॉन्ग हाउचन। आपको ये सीन याद है ना, वो काफी ज्यादा पीछे का सीन है। उनका नाम यवशोंग था और उन्होंने डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट किया था। डेमन गॉड एम्परर ने उनको जान से मार दिया था, लेकिन उनकी कल्टीवेशन लो होने के बावजूद भी उन्होंने डेमन गॉड एम्परर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया था। उसका खून आ गया था, हाथ से कट लगा दिया था। उस टाइम ही एल्डर क्विंगोंग हाउ को यवशोंग ने स्वॉर्ड सोल के बारे में बताया था। इस टाइम लॉन्ग हाउचन की जितनी स्वॉर्ड सोल के बारे में नॉलेज बढ़ चुकी है वो एल्डर यवशोंग से भी ज्यादा हो चुकी है। गाइस दोनों की जो स्वॉर्ड होती है ना वो आपस में टकरा रही होती है। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचन थोड़ा सा ही पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी और भी ज्यादा घसटते हुए पीछे चले जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है एल्डर क्विंगोंग हाउ तो चलिए आपने अपनी डोमेन की पावर को दिखा दिया, अब मेरे डोमेन की पावर को आप सहिए। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी डोमेन की पावर्स को रिलीज करता है। लॉन्ग हाउचन के डोमेन का नाम होता है लाइट गॉड डोमेन और जैसे लॉन्ग हाउचन के डोमेन का निर्माण होता है भाई इतनी ज्यादा भयानक पावर्स फैलती है ना भावा, ये आसपास के पूरी ऑडियंस ही कांप जाती है। लॉन्ग हाउचन अपने डोमेन में एल्डर क्विंगोंग हाउ को फंसा लेता है और जैसे एल्डर क्विंगोंग हाउ लॉन्ग हाउचन के डोमेन के अंदर आते हैं उनकी तुरंत सारी स्पिरिचुअल पावर गायब होने लगती है और उस डोमेन की वजह से एल्डर क्विंगोंग हाउ तुरंत जमीन पर घुटने पर आ जाते हैं। इस नजारे को देखकर एल्डर क्विंगोंग हाउ भी एकदम हिल जाते हैं कि उन्हें एहसास होता है कि भाई लॉन्ग हाउचन की डोमेन की पावर ने उनकी स्पिरिचुअल पावर को लगातार खींच रही है और वो उससे काफी ज्यादा कमजोर बना रही है।
लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्विंगोंग हाउ को अपने डोमेन के बारे में बताता है कि उसकी लाइट गॉड डोमेन के पास एक स्पेशल पावर है। अगर कोई बंदा जिसकी कल्टीवेशन या स्पिरिचुअल पावर लॉन्ग हाउचेन से कम है, अगर लॉन्ग हाउचेन उसे अपनी डोमेन के अंदर फंसा लेता है तो भाई उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा भयानक गति से लाइट गॉड डोमेन द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाएगी और वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। अगर लॉन्ग हाउचेन से उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी शक्तियों को क्षरण किया जाएगा। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की इस अजीब सी मिस्टिक लाइट गॉड डोमेन की पावर के बारे में सभी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक है मेष टेंपल के एल्डर ली सैंगजी होते हैं। मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी जानते थे कि वॉरियर टेंपल के जो लीडर हैं क्विंगोंग हाउ, उनकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2,60,000 से पार हो चुकी है। और लॉन्ग हाउचेन ने कहा कि अगर एक बंदे की स्पिरिचुअल पावर या उसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है तो वो मेरे डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और मेरी डोमेन उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से छीन लेगी। तो आखिर लॉन्ग हाउचेन की पावर लमसम 3 लाख हो चुकी है। ऐसा इसी केस में पॉसिबल है, यानी लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर पहले से ही लेवल 9 के स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है। तो गाइस चलिए मैं लेवल 9 के कल्टीवेशन के बारे में आपको डिटेल ज्ञान दे देता हूँ। अगर किसी कल्टीवेटर की एनर्जी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो लेवल 9 के फर्स्ट स्टेज पर है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है तो सेकंड स्टेज पर है, और अगर 3 लाख से 4 लाख के बीच में है तो थर्ड स्टेज पर है। और ऐसे ही पूरे टोटल 9 स्टेजेस होते हैं। अगर कोई 9 के 9 स्टेजेस को पार कर 10वां स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह गॉड बन जाता है। लेकिन अभी तक इस रियलम में कोई भी ऐसा नहीं है जो 10वें स्टेज तक पहुंच पाया हो। लेकिन गाइस डेमन गॉड एम्परर पहुंच चुका है, मैं सच बता रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं कि डेमन गॉड एम्परर की कल्टीवेशन 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह से गॉड नहीं बना है, हाफ गॉड आप मान सकते हैं उसे। यहाँ पर गाइस जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो फाइनली हार को स्वीकार कर लेते हैं। रेफरी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ब्राइट ग्लिम ऑफ होप के कैप्टन लॉन्ग हाउचेन को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया जाता है। पूरी ऑडियंस एकदम हिल जाती है कि भाई क्या ही ये बंदा है, 20 साल की उम्र में इतनी ज्यादा भयानक कल्टीवेशन है। यहाँ पर जो मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ काफी ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हूँ, तो देखता हूँ कि जब तुम्हारी और मेरी फाइट होगी तो क्या इसका रिजल्ट आता है। गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने दादाजी को नाइट सलामी देता है। लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग तियानियन लॉन्ग हाउचेन को देख कर कहते हैं कि भाई लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। उन्होंने आज तक ऐसे डोमेन के बारे में नहीं सुना था जिसके अंदर फंस जाने पर वो डोमेन आपकी पावर्स को खींचता रहता है और आपको कमजोर बनाता रहता है। ऐसा तो नहीं, मतलब लॉन्ग हाउचेन है प्रकाश का वंशज तो जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा इसलिए था ना क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के शरीर के अंदर गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल धड़क रहा है, और गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल जब लॉन्ग हाउचेन के साथ जुड़ा था ना तो उसके पूरे नस नस को चेंज कर दिया था। इतना ज्यादा वो लाइट की पावर से उसने प्योर बना दिया था ना कि लॉन्ग हाउचेन इतना ज्यादा स्पेशल हो चुका है और उसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल और खतरनाक पावर हो चुकी है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का जो शरीर है वो हाफ गॉड बन चुका है, बस उसकी स्पिरिचुअल पावर ही अभी तक गॉड रियलम तक नहीं पहुंची है। आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस कितना ज्यादा इस रियलम का खतरनाक बंदा था, क्या ही खतरनाक उसने इस दुनिया में तबाही उबाही मचाई थी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय।